हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कला वर्ग में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th क्लास के 2 मार्क्स वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए अब हम अपने प्रश्नोत्तर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसकी स्थापना अगस्त 1967 में की गई थी। आसियान की स्थापना अगस्त 1967 में 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड ने मिलकर की थी। वर्तमान में इसके 10 सदस्य देश हैं। आसियान की स्थापना का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के पारस्परिक प्रयत्नों से विकास करने के लिए आसियान की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 2 है, यूरोपीय संघ से आप क्या समझते हैं? यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 27 है। देखिए, अब इसको अपडेट कर लीजिएगा आप, इसमें है 27, संख्या जो है वो 27 है। यूरोपीय संघ आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक रूप से ब्रिटिश राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में की गई थी। इसकी अपनी मुद्रा यूरो है और इसका अपना झंडा और गान भी है। प्रश्न नंबर 3, चीन में खुले द्वार की नीति किसने अपनाई व कब? चीन में खुले द्वार की नीति 1978 में चीनी नेता देंग शियाओपिंग ने शुरू की थी। इसकी घोषणा से आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई थी, जिसके फलस्वरूप चीन ने लगातार उन्नति की तथा एक आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। प्रश्न नंबर 4, चीन की नई आर्थिक नीति की कोई 2 असफलताएं बताइए। नंबर 1, चीन की नई आर्थिक नीति के अंतर्गत लाभ सभी क्षेत्रों को नहीं मिला। नंबर 2, चीन में नई आर्थिक नीति से बेरोजगारी बढ़ी है। प्रश्न नंबर 5, अपनी आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए चीन द्वारा उठाए गए किन्हीं 2 कदमों का उल्लेख कीजिए। नंबर 1, चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध स्थापित करके अपने राजनीतिक व आर्थिक एकांतवास को तोड़ा। पॉइंट नंबर 2 है, 1978 में देंग शियाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति को अपनाया। प्रश्न नंबर 6 है, आसियान शैली किसे कहते हैं? आसियान शैली आसियान के टकराव रहित, अनौपचारिक और सहयोगात्मक स्वरूप की ओर इशारा करती है। आसियान ने अपने सदस्य देशों के साथ अनौपचारिक व सहयोग का जो रास्ता अपनाया है उसे आसियान शैली कहते हैं। अब शॉर्ट में देखें हम इसको तो अनौपचारिक सहयोग का रास्ता और टकराव रहित जो रास्ता अपनाया है उसको आसियान शैली कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित के विस्तृत रूप लिखिए। तो सबसे पहले आसियान है। आसियान का फुल फॉर्म हम लिखें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी और वर्तमान में इसके 10 सदस्य देश हैं। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क, इसको दक्षेच भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है। FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता। EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन आर्थिक समुदाय। SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। EU,
यूरोपियन यूनियन, इसकी स्थापना 1992 में की गई थी और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या है 27। ईयू के सदस्यों की संख्या 27 है। अब है AFTA, एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में की गई थी। 5 मेंबर कंट्री हैं इसके, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। प्रश्न नंबर 8 है, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? इसके 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। ब्रिक्स की स्थापना वर्ष 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन व दक्षिण एशिया ने मिलकर ब्रिक्स की स्थापना की। ब्रिक्स के उद्देश्य हैं पारस्परिक हितों, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा व तकनीकी पर एक दूसरे का सहयोग करना, आर्थिक लाभ को सदस्य देशों में बांटना और आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना। प्रश्न नंबर 9 है, दक्षिण एशिया से आप क्या समझते हैं? दक्षिण एशिया से हम यह समझते हैं कि दक्षिण एशिया भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव व अफगानिस्तान से मिलकर बना है। प्रश्न नंबर 10, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण का अर्थ होता है अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, अर्थात वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, व्यक्ति, विचारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या प्रवाह होना या आदान प्रदान होना। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत वर्ष 1991 में 1991 में की गई थी और चीन में 1978 में हो गई थी। प्रश्न नंबर 11, मैकडॉनल्डीकरण से आप क्या समझते हैं? पश्चिमी संस्कृति का वर्चस्व होना ही मैकडॉनल्डीकरण कहलाता है। इसे सांस्कृतिक समरूपता भी कहते हैं। जीन्स कल्चर, पिज़्ज़ा, पॉप सॉन्ग सांस्कृतिक मैकडॉनल्डीकरण के उदाहरण हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें, जो ये मैकडीज़ होती है, मैकडीज़, वो भी मैकडॉनल्डीकरण का ही एक उदाहरण है। प्रश्न नंबर 12 है, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, समझाइए। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक प्रभाव है, इसलिए वैश्वीकरण को बहुआयामी परिघटना कहते हैं। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव और आर्थिक प्रभाव हैं और सांस्कृतिक प्रभाव हैं। प्रश्न नंबर 13 है, राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं तथा इसकी क्या आवश्यकता है? जब कुछ व्यक्ति समान विचारधारा व सिद्धांतों के साथ सत्ता प्राप्ति के एकमात्र उद्देश्य के लिए एकजुट होते हैं तथा सत्ता प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास करते हैं तो इसे राजनीतिक दल कहते हैं। लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। देखिए, अगर लोकतंत्र में राजनीतिक दल नहीं होंगे तो लोकतंत्र स्थापित करना मुश्किल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया तथा इसके पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत में चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ था। चुनाव आयोग के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। प्रश्न नंबर 15 है, प्रथम आम चुनावों को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ क्यों कहा जाता है? प्रथम आम चुनावों को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ इसलिए कहा गया था क्योंकि मतदाताओं की विशाल संख्या थी, गरीब व निरक्षर मतदाता थे। चुनावों को संपन्न कराने के लिए संसाधनों की कमी थी तथा प्रशिक्षित चुनाव कर्मियों का अभाव था। फिर भी चुनाव बहुत अच्छे से संपन्न हुए व भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ। प्रश्न नंबर 16, किस दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है वह क्यों? 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा गया क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई। भारत को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा।
1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध। इसी के साथ साथ महंगाई बढ़ने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप गरीबी व बेरोजगारी में वृद्धि हुई। प्रश्न नंबर 17, कौन से आम चुनावों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई व क्यों? चौथे आम चुनावों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई क्योंकि कांग्रेस 9 राज्यों में सरकार नहीं बना सकी। इसके साथ विपक्षी दल एकजुट हुए व कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए यह स्थिति भूकंप के समान परेशान करने वाली थी, इसलिए इसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। प्रश्न नंबर 18, गैर कांग्रेसवाद किसे कहते हैं? चौथे आम चुनावों के दौरान विपक्षी दलों ने एकजुट होकर कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। प्रश्न नंबर 19 है, दल बदल किसे कहते हैं? जब कोई प्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत जाए व जीतने के बाद उस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो इसे दल बदल कहते हैं। इसे आया राम गया राम का जुमला भी दिया गया। प्रश्न नंबर 20, किस वर्ष के राष्ट्रपति चुनाव के बाद कांग्रेस का विभाजन हो गया और क्यों? 1969 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद कांग्रेस का विभाजन हो गया था क्योंकि सिंडिकेट एन संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, परंतु इंदिरा गांधी वीवी गिरी को बनाना चाहती थी। इंदिरा गांधी के समर्थन से वीवी गिरी चुनाव जीत गए व कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन 2 भागों में हुआ था, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। जो कांग्रेस ओ थी वो पुरानी कांग्रेस थी, सिंडिकेट, और जो कांग्रेस आर थी वो नई कांग्रेस थी, इसको इंदिरा कांग्रेस भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21 है, समग्र क्रांति का नेतृत्व किसने किया तथा वे किस सिद्धांत के समर्थक थे? समग्र क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किया था और समग्र क्रांति में गुजरात और बिहार के छात्र आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया था। जयप्रकाश नारायण सामुदायिक समाजवाद के सिद्धांत के समर्थक थे। प्रश्न नंबर 22 है, समाजवाद दल किन 3 प्रतीकों पर आधारित था तथा वे किस किस के प्रतीक थे? समाजवाद दल 3 प्रतीकों पर आधारित था। कुदाल, ये प्रतीक था प्रयास का। मताधिकार का प्रतीक था। बंधन, गृह, समर्पण का प्रतीक। राजनीति व समाजवाद के 4 स्तंभ हैं, केंद्र, क्षेत्र, जिला व ग्राम। प्रश्न नंबर 23 है, 25 जून 1975 को किस अनुच्छेद व किन कारणों से आपातकाल लगाया गया? 25 जून 1975 में अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया गया। यह आपातकाल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था। प्रश्न नंबर 24, लोकतांत्रिक अभ्युत्थान से आप क्या समझते हैं? देश की लोकतांत्रिक राजनीति में जनता की बढ़ती सहभागिता और योगदान को लोकतांत्रिक अभ्युत्थान कहते हैं। प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान 1950 से 1970 के दशक तक था। द्वितीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान 1980 का दशक था और तृतीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान 1990 का दशक। प्रश्न नंबर 25, शाह आयोग की नियुक्ति कब और क्यों की गई? सन 1977 में जनता पार्टी द्वारा शाह आयोग को नियुक्त किया गया। इसके पीछे कारण यह था कि 1975 में लगे आपातकाल की जांच की जाए। प्रश्न नंबर 26 है, गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? जब किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलता और विभिन्न राजनीतिक दल मिलकर के सरकार बनाते हैं तो इसे ही गठबंधन सरकार कहते हैं। सन 1989 से गठबंधन सरकारों के सिलसिले का दौर शुरू हुआ। प्रश्न नंबर 27, एनडीए और यूपीए से आप क्या समझते हैं? एनडीए और यूपीए राष्ट्रीय केंद्रीय स्तर के 2 गठबंधन हैं, जिसमें एनडीए को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग, यह भाजपा की अगुवाई वाला गठबंधन है, तथा यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस
इसको कहते हैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग। यह है कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन है। प्रश्न नंबर 28, मंडल उद्देश्य का उदय कब हुआ? इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी? सन 1990 में मंडल मुद्दे का उदय हुआ। इनकी प्रमुख सिफारिश यह थी कि ओबीसी को शिक्षा संस्थानों व सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण मिले। प्रश्न नंबर 29 है, ये मिसप्रिंट हो गया है इसमें, प्रश्न नंबर 29 आएगा अब यहाँ पर 29। किन दो आधारों पर भारत को 21वीं सदी की एक उदीयमान शक्ति माना जा सकता है? तो देखिए ये है 4 पॉइंट है इसके। पहला है, विश्व में मानवीय संसाधनों के हिसाब से भारत एक समृद्ध देश है। भारत में मानव संसाधन बहुत ज़्यादा है। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का वर्ल्ड में 2nd नंबर है। 1st नंबर पर चाइना है। पॉइंट नंबर 2 है, भारत विश्व का एक विशाल प्रतिस्पर्धी केंद्र है। 3rd पॉइंट, सामरिक दृष्टिकोण से भारत की सैन्य शक्ति परमाणु तकनीक के साथ इसे आत्मनिर्भर बनाती है। पॉइंट नंबर 4 है, भारत का लक्ष्य भविष्य में $5 ट्रिलियन को प्राप्त करना है। प्रश्न नंबर 30 आ जाएगा ये, आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 30 है ये, आसियान के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। आसियान के 2 उद्देश्य देखिए निम्नलिखित हैं। पहला है क्षेत्रीय शांति व स्थायित्व को सुनिश्चित करना और दूसरा है क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। प्रश्न नंबर 31 है, दक्षिण एशिया की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो दक्षिण एशिया की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। यह विश्व का जनसंख्या बाहुल्य वाला क्षेत्र है। इसके दूसरा पॉइंट है, इसके क्षेत्र के देश जो हैं वो विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे ये 2-2 नंबर वाले 31 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। और हमें वीडियो में कमेंट करिएगा, हमें अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कैसे लगे। और यदि आप किसी और बिंदु पर, किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम आपके लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। देखते रहिए अपना चैनल कला वर्क।